Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to today's editorial analysis. I'm really sorry कि आज का editorial analysis थोड़ा late हो गया, but due to the dust storms in Delhi yesterday, so there was a power cut due to which it got a bit late. So today we will be analyzing the editorials from The Hindu and Indian Express, where I bring them in crisp and concise manner along with validation. So let's start. The first topic that we are going to discuss today is the Israel Palestine conflict, जो कि टाइम एंड अगेन न्यूज में चलता रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि फिर से इसराइल ने गाजा पर अटैक कर दिया है। तो इसको देखिए, एडिटोरियल में जो पॉइंट्स हैं दैट डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड, वो तो हमको पढ़ना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पूरा है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या पीस एफर्ट्स हुए, एक्सेट्रा, ये पूरा मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ आज। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ना बेसिकली टेरिटरी को लेके डिस्प्यूट है, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। जहां पे पैलेस्टीन लोग चाहते हैं कि उनका एक अलग देश हो जाए, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बार बार वहां पर अटैक्स करके। तो बेसिकली टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन पीपल। अब स्टार्ट कैसे हुआ? जो रीजन है, जो आज जिसे पैलेस्टीन बोलते हैं, जिसको लेकर इतनी लड़ाई चल रही है, ये पहले के टाइम में ऑटोमन रूल के अंदर आता था, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब जर्मनी में ज्यूज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती हैं, जर्मनी, यूरोप एक्सेट्रा, तो वहां से ज्यूज को यहाँ पर इस एरिया में शिफ्ट किया जाता है जहां पर पहले से अरब्स रह रहे थे, ठीक है। तो अभी इस पैलेस्टीन में ज्यूज और अरब्स दोनों रहते हैं, शांति से अभी ये लोग रह रहे होते हैं। नाउ फिर जियोनिज्म, दैट इज एक जूइश होमलैंड का एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जियोनिज्म, ओके। वो स्ट्रेंथ गेन करता है ड्यू टू एंटी सीमाइटिक परसिक्यूशन इन यूरोप। तो क्योंकि ये मैंने आपको बताया जैसे कि ज्यूज लोगों का क्या कहते हैं, वहां पे उनके अगेंस्ट ऐसे परसिक्यूशन हो रहा था उनका। तो यहाँ पर एक जूइश होमलैंड की बात होने लगती है कि क्योंकि जूइश लोग जो है, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है और ये लोग वहां पर सेफ नहीं है, तो इनके लिए खुद का एक कोई देश होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये बात होने लगती है जहां पर ऑलरेडी पैलेस्टीन में ज्यूज और अरब दोनों अभी शांति से रह रहे थे अभी तक। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये होमलैंड की डिमांड स्ट्रेंथन होती है एक्सेट्रा, तो ज्यूज लोग अपनी डिमांड करते हैं कि नहीं, पैलेस्टीन में तो सिर्फ ज्यूज रहेंगे, ऐसे करके। उसके बाद जो यूएन है वो क्या बोलता है, यूएन इस जो डिमांड चल रही होती है कि ज्यूज का अपना एक खुद का अलग एक टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें यूएन एक पार्टीशन प्लान प्रपोज करता है 1947 में, जहां पे वो बोलता है कि जो एक इसराइल, उसी टेरिटरी को डिवाइड करेंगे जहां पे इसराइल नाम का एक रीजन हो जाएगा, वो जूइश स्टेट होगा, और पैलेस्टीन जो है वो अरब स्टेट हो जाएगा। फिर जेरूसलम, जो कि दोनों धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको एक इंटरनेशनल सिटी बना देंगे। अब ज्यूज ने तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, इसराइल में ज्यूज रहेंगे, पैलेस्टीन में अरब्स रहेंगे, लेकिन अरब लोगों ने इसको नहीं माना और उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट वॉर होती है जहां पर इसराइल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। नेबरिंग अरब कंट्रीज बहुत सारी, जैसे ये सऊदी अरेबिया, ये सब मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इसराइल पे। लेकिन फिर भी इसराइल जीत जाता है और उसके बाद 7 लोग पैलेस्टीनियन, ये लोग रिफ्यूजी बन जाते हैं, इनको नहीं पता अब ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसराइल तो जीत जाता है। इसको बोला जाता है नकबा या कैटेस्ट्रोफी हो गई अब पैलेस्टीनियंस के लिए। लड़ाई कर रहे थे, इतने सब देश सब साथ में आके लड़े, फिर भी इसराइल जीत गया, और जो 7 लाख पैलेस्टीनियंस हैं अब उनका नहीं पता कि अब वो कहाँ जाएंगे। अब इसराइल ने क्या किया, जितना अब, क्योंकि पहले तो इसराइल मान गया था शांति से कि ठीक है भाई, हम ज्यूज लोग हम लोग इस एरिया में रहेंगे, पैलेस्टीन अरब में रहेंगे। बट ये लोग माने नहीं, इन सब अरब कंट्रीज ने मिलकर इस पे अटैक किया, तो उसने क्या किया, अब उसने और टेरिटरी अपने पास ले ली, यूएन प्लान में जितनी थी उससे भी ज्यादा टेरिटरी ले ली। उसके बाद और कंटिन्यूस वॉर्स होती है जिसमें इसराइल क्या करता है, और ज्यादा टेरिटरी ले लेता है। वेस्ट बैंक ले लिया उसने जॉर्डन से, गाजा स्ट्रिप उसने, क्योंकि ये सब कंट्रीज मिलकर अटैक कर रहे थे इसराइल पे, तो गाजा स्ट्रिप उसने इजिप्ट से छीन लिया, ईस्ट जेरूसलम सीरिया से उसने गोलन हाइट्स ले लिया। तो ये सब इसराइल ने अपनी टेरिटरी के अंदर लेकर आ गया। इन सबको अभी बोला जाता है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, क्योंकि ऑब्वियसली इसराइल ने लड़ाई कर करके इनको ऑक्यूपाई किया है। फिर 1973 में एक और योम किपुर वॉर होती है, लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादा बदल नहीं पाता है, ये सब एरियाज अभी भी इसराइल के अंदर रहते हैं। नाउ अब हाल फिलहाल क्या बात चल रही है, पैलेस्टीनियन कह रहे हैं कि हमें हमारा सेपरेट स्टेट दे दो भाई, जो यूएन प्लान में बोला गया था, हम अरब लोग इसमें रहेंगे, ठीक है। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सब जो एरिया है, ईस्ट जेरूसलम को वो कह रहे हैं हमारी कैपिटल बनेगी। बट अब इसराइल ने क्या किया, उसने वहां पे, क्योंकि इट्स लाइक इसराइल ने लड़ाई कर करके उन टेरिटरीज को अपने अंदर लेकर आया है, तो उसने अपने ज्यूइश लोग वहां पर रहने के लिए भेज दिया है, ठीक है। तो वहां पर उनके अपने सेटलमेंट्स बन गए, जिसकी वजह से अब कैसे, मतलब इसराइल पैलेस्टीन उन जगहों को ले सकता है जब वहां पर ऑलरेडी ज्यूइश लोग रह रहे हैं।
अब जैसे इसके लिए कुछ और पीस एफर्ट्स भी हुए थे, फॉर एग्जांपल ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ था, ठीक है, जो कि पहला मेजर पीस टॉक था, जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है। अल्टीमेटली सोल्यूशन तो इसका यही होना चाहिए, ठीक है, वरना तो लड़ाई होती रहेगी कितने भी दिनों तक, कि एक इसराइल बने एक पैलेस्टीन बने, आपस में मिलकर सोच लें कि कौन कौन सी टेरिटरी लेगा। बट मिसट्रस्ट, वायलेंस, इस सब की वजह से ये सब हो नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर अब ये इस सब में बार बार अटैक क्या होता है, गाजा पे होता है। फिर हम बार बार एक शब्द सुनते हैं, हमास हमास, तो ये सब क्या है? तो हमास इज बेसिकली, जैसे पैलेस्टीन लोगों ने अपना एक, उन्होंने अपनी टेरिटरी बना के रखी है, तो एक तो उनकी अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि लेजिटिमेट है। दूसरा है हमास। हमास बेसिकली एक टेररिस्ट काइंड ऑफ ग्रुप है जो कि अटैक करता रहता है इसराइल पे, ताकि मतलब वो अपनी पैलेस्टीन देश वो लोग अपना बना सकें। तो गाजा स्ट्रिप एक स्मॉल क्राउडेड एरिया है। 2007 में हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने गाजा का कंट्रोल कर लिया। तो गाजा तो बेसिकली इसराइल ने जीत लिया था, ठीक है, लेकिन ये हमास, इसने उस पर अटैक करके 2007 में उसे क्या कहते हैं अपने कंट्रोल में ले आए। फिर इसराइल और इजिप्ट, इन्होंने क्या किया, गाजा पे एक ब्लॉकेड लगा दिया, और तब से मल्टीपल वॉर्स हो रही है हमास और इसराइल के बीच में, जिसमें कि काफी सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। अभी इसराइल के पास वेस्ट बैंक है, गोलन हाइट्स है, गाजा है, सब कुछ है। गाजा पे ऑल दो हमास ने अटैक करके अभी उसको अंदर रखा है, लेकिन अब इसराइल क्या इंश्योर करता है कि वहां पर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ना पहुंच पाए, और हमास अभी रॉकेट्स वगैरह फेंकता रहता है इसराइल पे, जिसके बदले में इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक्स करता है, और गाजा में वो सब जाके गिरती है और सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, ठीक है। ये सब अब चल रहा है। अभी हाल फिलहाल दोबारा से क्या हुआ, एक मिनट, ये एक और लास्ट पढ़ लेते हैं। अब पीस क्यों नहीं आ पा रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि दोनों को जेरूसलम कैपिटल चाहिए। रिफ्यूजीज को चैलेंज है कि रिफ्यूजीज कहाँ जाएंगे। ओके, मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज डिमांड द राइट टू रिटर्न। जो उस वक्त जैसे जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज थे वो कह रहे हैं हमें वापस जाने हैं अपने उधर। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स है। फिर दूसरी चीज है कि इसराइल सेटलमेंट्स अपने बनाता रहता है, अपने लोगों को जो टेरिटरी कब्जा कर लेता है उसमें अपने लोगों को भेज देता है। मिसट्रस्ट है। अल्टीमेटली एक टू स्टेट सोल्यूशन ही, एक टू स्टेट वो ही सोल्यूशन है। ओके, और पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये लड़ाई झगड़ा करके तो कभी भी शांति नहीं आएगी। आपको आपस में बैठना पड़ेगा, अपनी सुलह करनी पड़ेगी, तो ही शांति आ सकती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब दोबारा से, अभी बीच में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अटैक चलता है ना एक दूसरे के ऊपर, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में सीज फायर हो जाता है बीच में, यूएन या कोई और कंट्रीज आके सीज फायर करा देते हैं, शांत हो जाओ, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है ऐसे। लेकिन अभी वो सीज फायर हुआ, लेकिन फिर से इसराइल ने उसको ब्रेक कर दिया, और दोबारा से इसराइल ने अटैक किए गाजा पर, जहां पर 3,000 रेसिडेंट्स की डेथ हो गई। तो इंक्रीजिंग इंटरनेशनल आइसोलेशन, जिसमें कि काफी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, एक्सेट्रा, ये लोग इसराइल के इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। सो मेजर वेस्टर्न अलाइज कनाडा, फ्रांस, यूके, उन्होंने इसराइल, क्योंकि ये बात सही नहीं है ना, आप कहीं पे आपकी लड़ाई हो रही है तो आप ठीक है आपस में या तो बात करो, लेकिन आप नॉर्मली नॉर्मल लोगों पे क्यों अटैक कर रहे हो, उनकी तो कोई गलती नहीं है। नाउ बैकग्राउंड तो हमने देख लिया कि डीप रूटेड है इसराइल पैलेस्टीन टेरिटोरियल डिस्प्यूट में। गाजा रूल्ड बाय हमास सिंस 2007। तो ये अभी हमने देखा कि 2007 में हमास और इसराइल के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें हमास ने गाजा को कंट्रोल कर लिया। अक्टूबर 7, 2023 में हमास ने लॉन्च किए डेडली अटैक्स ऑन इजरायली टेरिटरी, प्रॉम्प्टिंग इसराइल टू लॉन्च अ मैसिव मिलिट्री। तो बेसिकली ये अब दोबारा से ये कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ कि 2023 में क्या हुआ कि हमास ने एक अटैक किया इसराइल में, ठीक है, जिसकी वजह से इसराइल वाज लाइक कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। तो उसके वजह से फिर इसराइल ने दोबारा से मिलिट्री रिटेलिएशन स्टार्ट किया, और तब से ये चल रहा है। इसराइल्स ब्लॉकेड ऑन गाजा, कंट्रोल ओवर फूड, फ्यूल, मेडिकल सप्लाईज, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स। आप लोग काफी ज्यादा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखते होंगे कि गाजा के लोगों का क्या हाल हो रहा है। देन इसराइल के अभी रिसेंट एक्शंस क्या है, अब इसराइल चाहता है कि अब तो इसको हम मजा चखा के रहेंगे, ठीक है, अब तो अपना बदला पूरा करके रहेंगे। इंटेंसिफाई कर दिया उसने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस, और पूरा कंट्रोल लेकर रहेगा गाजा के ऊपर, ये उसका टारगेट है। टारगेट करता है हमास ऑपरेटिव्स, ओके, ऑफन लीडिंग टू सिविलियन कैजुअलिटीज। ये बहुत हद तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से सिमिलर है। जैसे हमारा पीओके में चलता रहता है, फिर हम भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करते हैं, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर एज वेल। नेतन्याहू accused critics of handing Hamas a huge price and vote not to stop। तो अब इसराइल ने भी ठान लिया है कि हम तो अपना गाजा वापस लेकर रहेंगे। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है, तो वेस्टर्न नेशंस ने कंडेम किया है, ट्रेड नेगोशिएशंस उन्होंने पॉज कर दिए, इसराइल के लीडरशिप एक्शन को डिस्प्रपोर्शनेट बताया है, और टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। दे इवन थ्रेटन सैंक्शंस अगेंस्ट इसराइल, अनप्रेसिडेंटेड फॉर एलाइज। अब यूएस की पोजीशन क्या है, हिस्टोरिकली तो यूएस हमेशा इसराइल के सपोर्ट में रहा है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज किया है। इंडिया ने कंडेम नहीं किया है, मे बी ड्यू टू, क्योंकि हम काफी डिफेंस वेपन्स, एग्रीकल्चर सपोर्ट इसराइल से लेते हैं।
तो अभी तक तो हमने नहीं किया है। और दूसरी बात, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उस पे हमें इसराइल का सपोर्ट मिला था। ओके, तो इसराइल इज ऑल्सो डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम जो हम पाकिस्तान के साथ डील करते हैं, इसलिए इंडिया तो इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, वरना हमें भी सुनना पड़ेगा। सो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है साथ में, क्योंकि वहां पर जो गाजा में जो लोग हैं, एक तो उन पर अटैक होता रहता है, कभी भी रात को मिसाइल गिर जाते हैं, दूसरी बात उनके पास ना तो खाने को है, ना पीने को है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। सो वेरी टफ लाइफ ओवर देयर। ओके, एंड दिस ऑल्सो शोज दैट इट इज अ फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक यूएन, जो कि इस तरह की क्राइसिस को रोक नहीं पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब सबको साथ में आना चाहिए, सीज फायर डिमांड करो, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाओ, पीस टॉक्स की रिजम्पशन की बात करो आप, और एक टू स्टेट सोल्यूशन, होल्ड लीडरशिप अकाउंटेबल। अब जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं लीडरशिप के अंदर, उनको अकाउंटेबल ठहरा हुआ, यूएन को आना चाहिए। टू स्टेट फ्रेमवर्क की बात करें, इंडिया शुड बैलेंस, इंडिया को तो भाई देखो अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मॉरल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, दोनों को आप मेंटेन कीजिए। आप इस तरह से स्टैंड लीजिए कि इसराइल के साथ आपके रिलेशंस भी ना बिगड़े, और साथ में क्या कहते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वहां पर ना हो। हिस्टोरिकल लीगेसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पीस डिप्लोमेसी को हम लिवरेज कर सकते हैं। इन लाइट ऑफ द कैटेस्ट्रॉफिक ह्यूमन कॉस्ट और इसराइल का जो फेलियर है टू अचीव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, अनचेक्ड एग्रेशन ओनली फर्दर, तो ये इससे तो इंस्टेबिलिटी ही हो रही है, कोई सोल्यूशन तो निकल के आ नहीं रहा है। अल्टीमेटली इट इज की ह्यूमैनिटेरियन लॉ का आप फॉलो करें, ठीक है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कीजिए। फिर लास्ट में ये एक कोट है चैम्बरलिन का, इन वॉर विच एवर साइड में कॉल इट सेल्फ द विक्टर, देर आर नो विनर्स बट ऑल आर लूजर्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो अल्टीमेटली अगर आपने गाजा ले भी लिया और आप जीत भी गए, लेकिन फिर भी आपका जो, जैसे आप जब आप कभी वॉर पे जाते हो तो क्या होता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, आपके खुद के सोल्जर्स की भी डेथ होती है, आपकी इकोनॉमी हैम्पर होती है। तो लड़ाई, युद्ध युद्ध कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप आपस में बैठिए, अपनी बात कीजिए और उसको, टॉपिक को आप सॉर्ट कीजिए ना। नेक्स्ट इज माओइस्ट लीडर बासवा राजू, ठीक है, तो अभी हाल ही में माओइस्ट लीडर ये जनरल सेक्रेटरी थे सीपीआईएम के। ओके, तो इनको अभी इनकी क्या कहते हैं, हमने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस। तो इसके बारे में, इन लाइट ऑफ दिस एडिटोरियल वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें तो बेसिकली ये सब बात हुई है कि ये कौन है, बट ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये माओइज्म है क्या, इसके कॉजेस क्या है, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो माओइज्म को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। ओके, ये इंसर्जेंसी होती है इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ चाइनीज रिवोल्यूशनरी माओ जेडोंग। सो इंसर्जेंसी बेसिकली क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी एक्सेट्रा, लोग हथियार लेके खड़े हो गए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंटरनली इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है ये, मतलब हमारे देश के नागरिक ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रिवोल्यूशनरी माओ जेडोंग, दैट इज की कंटिन्यूस रिवोल्यूशन चलना चाहिए, तभी कुछ क्या कहते हैं चेंज आएगा। It advocates overthrow of the state through protracted people's war, particularly rural और ट्राइबल एरियाज में। तो स्टेट के ओवरथ्रो की बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, इसको हटाना है हमको, लोगों को लगातार रिवोल्यूशन करते रहना है। मेनली रूरल और ट्राइबल एरियाज में होती है, रूरल और ट्राइबल एरियाज में इसलिए होती है क्योंकि अगर आज भी देखा जाए तो इंडिया में रिमोट एरियाज में उतना सही इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन लेवल नहीं है, इसीलिए वहां पर लोगों को ज्यादा लगता है कि जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, इसको हटाओ। कम्युनिस्ट रिजीम बनाना चाहते हैं, और ये अल्टीमेटली, ठीक है। अब रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, सो द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इज कि टॉप माओइस्ट लीडर नंबला केशवा राव, जिनको बासवा राजू बोला जाता है, जनरल सेक्रेटरी थे सीपीआईएम के, इनको एक सिक्योरिटी ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें इनको किल कर दिया गया। मोस्ट वांटेड माओइस्ट लीडर ये कंसीडर किए जाते थे, एंड ही वाज आल्सो द मास्टरमाइंड बिहाइंड मेजर अटैक्स जो कि सुकमा में हुए, गढ़चिरौली में हुए, हमारी पुलिस फोर्सेस के ऊपर ये अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो ये ही वाज दी मेजर, मतलब प्लानिंग वगैरह कर रहे थे ये उन अटैक्स की। दूसरी बात, ये सब अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ठाना है कि 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देश से हटाकर खत्म कर कर रहेंगे। इनकी जो डेथ है, अब आप सोचिए लीडर ही अगर नहीं रहेगा तो मूवमेंट को थोड़ा वो तो क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा दिन के लिए तो स्लो डाउन होगा ही। सो दैट इज बिगेस्ट सक्सेस मानी जा रही है ये अभी, विद पोटेंशियल टू फास्ट ट्रैक यूनियन होम मिनिस्ट्रीज टारगेट ऑफ एंडिंग इंसर्जेंसी बाय 2026। तो अब बस एक साल बचा है, एक साल के अंदर इनको इंसर्जेंसी खत्म करना है। अब ये माओइज्म जो है ये कौन से एरियाज में हो रहा है, तो ये भी आप देखेंगे कि जो स्टेट्स थोड़े कम डेवलप्ड है ना, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के वो एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, वहां पर ये ज्यादा है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा,
महाराष्ट्र 10 स्टेट्स आते हैं इसके अंदर, ओके। एंड द माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड कॉरिडोर। वी हैव बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हाउ आई यूज टू रिमेम्बर दिस इज एमपी, यूपी, ओके। देन एमपी से निकला छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद वी ऑल्सो हैव बिहार, बिहार से निकला झारखंड। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बगल में है उड़ीसा, ओके। और छत्तीसगढ़ का नेबर है महाराष्ट्र। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉजेज क्या क्या है, तो एक जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिमोट एरियाज है, क्योंकि उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है, तो लोगों को इतना नहीं अवेयरनेस होती है, उन्हें लगता है कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। नीति आयोग ने बताया वहां पे गरीबी भी ज्यादा है, इसलिए भुखमरी ज्यादा है, ओके। पीपल आर मैल नरिश्ड, खाने को नहीं है, पानी नहीं है। अब सोचो अगर किसी को खाने और पानी ही नहीं होगा तो उसे तो यही लगेगा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है। हर हर जगह तक हम ऐसा पहुंचा पाए कि हर जगह तक खाना पहुंच पाए, एजुकेशन हो हर जगह। फिर यहाँ पर क्या है, लैंड एलियनेशन, दैट इज जो फोर्सफुल, जैसे कि क्या होता है कई बार कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं तो वहां पर जो ट्राइबल्स हैं उनको आप फोर्सफुली डिस्प्लेस कर देते हो कि ये तो डेवलपमेंट करना है, हमको यहाँ पर माइन बनानी है, हमको यहाँ पे माइनिंग करनी है, एक्सेट्रा। उस वजह से वहां के लोगों में वो रिसेंटमेंट आ जाता है कि ये गवर्नमेंट तो हमारे अगेंस्ट है, हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर गवर्नेंस डेफिसिट, बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अगर आप अनएम्प्लॉयड रहोगे तो अगेन आपको लगेगा कि ये तो रोजगार ही नहीं करवा पा रहे हैं हमारे लिए, हम रोजगार नहीं है। साथ में क्या होता है, अब जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर जैसे ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल लोगों का इनका एक्सप्लॉयटेशन भी काफी होता है, चाहे वो मनी लेंडर्स हो, ओके, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, तो उस वजह से भी उन्हें लगता है। इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही थ्रेटन कर रहे हैं। अब भाई जो सरकार है उसको सब लोगों ने मिलकर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है, ये लोग उसको हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि 2019 लोकसभा इलेक्शन, माओइस्ट कॉल्ड फॉर इलेक्शन बॉयकॉट इन छत्तीसगढ़। वो कह रहे हैं कि हमें ये सरकार इलेक्ट ही नहीं करनी है, ये कुछ करती नहीं है, हमें से क्यों इलेक्ट करें। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट है। फिर पॉलिटिकल फिगर्स की टारगेटेड किलिंग होती है, जैसे कि आप देखेंगे दांतेवाड़ा में माओइस्ट एम्बुश्ड अ कांग्रेस कॉन्वॉय किलिंग ओवर 27 पीपल। तो ये लोग ऐसे नेता वगैरह को ज्यादा टारगेट करते हैं, इंक्लूडिंग सीनियर लीडर्स लाइक महेंद्र कर्मा, वीसी शुक्ला। फिर अब ऑब्वियसली, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वहां पर जैसे कि ये लोग डेमो सरकार बनने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिकली, फिर वहां पे जो ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं उनको भी बहुत थ्रेट रहता है, अटैक होगा ये सब। तो उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी भी फ्लरिश नहीं कर पाती है। जैसे कि यहाँ पर 90% जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, 90% इंडिया की मिनरल वेल्थ है, क्योंकि इतना, लेकिन इतना ज्यादा वायलेंस और ये सब है। अब आप सोचिए कि कहीं पे अगर वायलेंस होगा तो क्या कोई वहां पे जाके खोलना चाहेगा माइन और ये सब। तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते लोग कि पता नहीं ये लोग तो कब उड़ा देंगे हमको। तो झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा, डिलेज, एक्सटॉर्शन थ्रेट्स। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये लोग, रेलवे ट्रैक्स ब्लो कर देंगे, मोबाइल टावर्स ब्लो कर देंगे, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो वो लोग खुद भी इंफ्रास्ट्रक्चर होने नहीं दे रहे हैं ये माओइस्ट लीडर। 2020 में 200 इंसिडेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटाज। फिर सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, अब ऑब्वियसली इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इसके लिए हमको और ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ानी पड़ेंगी, तो उस पर बर्डन बढ़ता है। सोसाइटी, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल्स नहीं बन पा रही हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो सोसाइटी में भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सिविलियंस कॉट इन क्रॉस फायर, ओके। फिर फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है ट्राइबल यूथ का, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, ठीक है, एकदम से वायलेंस हो गया तो वहां पर लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो ये एक मेजर इशू है। एजुकेशन नहीं हो पा रही है, हेल्थ एंड गवर्नेंस वैक्यूम, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स। अब जो इतना वायलेंट प्रोन एरिया होगा वहां पे लोग काम करने से भी डरेंगे, तो लोग नहीं जा रहे काम करने। तो दैट इज एन इशू। देन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो एक हमने समाधान डॉक्ट्रिन बनाई विच इज रिगार्डिंग, जैसे कि वहां पर क्या होगा, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं, पकड़ो इनको, ठीक है, मोटिवेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी। फिर सीआरपीएफ की कोबरा फोर्स लगा रहे हैं हम, ग्रे हाउंड्स इन, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज ग्रे हाउंड्स, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स होती है फॉर टैकलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। डेवलपमेंट, अब साथ में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को क्या लग रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए इसको हटाओ। तो इसलिए हमें बनाना पड़ेगा वहां पे, अगर आप अच्छी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होगा तो ये सब नहीं होगा। So we have the aspirational districts program, road connectivity project, skill development program, livelihood scheme, जैसे कि रोशनी। फिर बोलते हैं कि इन माओस्ट लीडर्स को हम बोलते हैं, सर आप लोग सरेंडर कर दीजिए, कुछ नहीं, आपको हम रिहेबिलिटेशन ऑफर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है, रिहेबिलिटेशन करेंगे, आपकी सेविंग करेंगे,
आप शांति से रहिए, बस ये सब वायलेंस वगैरह मत करिए। टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इनको ट्रैक करने के लिए, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उस सब के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजिंग एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ग्रास रूट गवर्नेंस, ठीक है, जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनको एम्पावर करो ताकि वो बाकी लोगों को समझाएं कि सरकार तो हमारे भले के लिए आ रही है। टाइम बाउंड, अगर जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी राइट्स इंप्लीमेंटेशन है, कोई भी लॉ का इंप्लीमेंटेशन है, अगर आप उसे टाइमली मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे तो लोगों को लगेगा दैट यस द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस, इट इज वर्किंग फॉर आवर वेलफेयर, सो दैट विल बी गुड। कोऑर्डिनेशन आप बिठाइए सेंटर और स्टेट फोर्सेस, ताकि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी आपकी फॉलो हो सके। डायलॉग होना चाहिए रादर देन ब्रूट फोर्स, और रिहेबिलिटेशन स्कीम्स। तभी जो होम मिनिस्ट्री का जो गोल है कि एंडिंग LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बाय 2026 वो अचीव हो पाएगा। अल्टीमेटली जो किलिंग है ये एक लॉन्ग बैटल, टर्निंग पॉइंट है एक लॉन्ग बैटल में अगेंस्ट माओइज्म। हाउएवर रियल विक्ट्री लाइज नॉट जस्ट इन एलिमिनेटिंग लीडर्स बट इन रिमूविंग द रूट कॉजेज ऑफ एलिनेशन। जैसे कि कौटिल्य ने बोला है कि किंग को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए इन गार्डिंग अगेंस्ट इंटरनल एनिमीज एज ही इज विद एक्सटर्नल फोर्स। तो सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स ही नहीं है, इंटरनल थ्रेट से भी हमको डील करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये इंटरनल थ्रेट कैसे एलिमिनेट हो सकता है, सिक्योरिटी, जस्टिस और डेवलपमेंट। ये एक फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है माओइज्म पे, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं ताकि आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ओवर फिशिंग, द थ्रेट टू ओशियन वेल्थ लाइवलीहुड्स। तो यहाँ पर ओवर फिशिंग के बारे में बात हो रही है कि ओवर फिशिंग से कैसे जो ओशियन रिसोर्सेज हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। अभी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बेसिकली द हिंदू में दो एडिटोरियल्स आए हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला है जैसे कि ओवर फिशिंग पे, तो इंडिया का मरीन फिशरीज सेक्टर जो है स्टेबलाइज कर गया अराउंड 4 मिलियन टन एनुअली, इंडिकेटिंग कि मैक्सिमम पोटेंशियल तो ये पहुंच चुका है। लेकिन डिस्पाइट दिस हाई आउटपुट इस सेक्टर में अभी भी इनिक्विटी और अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे कि स्मॉल स्केल फिशरीज जो है वो 90% ऑफ द फिशिंग पॉपुलेशन बट अकाउंट फॉर ओनली 10% ऑफ कैच वॉल्यूम। ओके, तो स्मॉल स्केल जो फिशर्स हैं 90% ऑफ द फिशिंग पॉपुलेशन लेकर आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कैच होता है वो सिर्फ 10% होता है। तो इधर पर क्या हो रहा है, अभी मैकेनाइज लार्ज स्केल ऑपरेशंस डोमिनेट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट, डेट फॉर मार्जिनल फिशर्स एक्सेट्रा विदाउट प्रोपोर्शनल गेन इन yield। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल फिशर्स हैं 90% लोग हैं जो स्मॉल स्केल में आते हैं, लेकिन बस 10% ऑफ द वॉल्यूम ही वो लोग लेकर आ पाते हैं फिशेस की। ठीक है, आप मेनली जो है फिशिंग का दैट इज सेंटर्ड अराउंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ओके, तो इसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट, डेट एक्सेट्रा मार्जिनल फिशर्स के लिए बढ़ जाती है। अगर इसका हम इसमें फिर बात हुई है एक सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन की, जैसे कि 75% ऑफ इंडियाज मरीन फिशर फैमिलीज लिव बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ओके, तो दैट इज शोइंग कि फिशिंग इतना अच्छा लाइवलीहुड सोर्स भी नहीं हो पा रहा है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंजन्स गेयर फॉर हायर कैच, ये ऑफन जो उनके ऊपर डेट वगैरह होता है उसको और वर्सन कर देता है। ओवर फिशिंग जो है वो कैच क्वालिटी डिमिनिश कर देती है, ठीक है, इनकम, फूड सिक्योरिटी, ये सब आपका कम हो जाता है। फिर इसके एनवायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट भी है, जैसे कि हाई बाई कैच। ये बाई कैच क्या होता है, दैट इज कि आपने आपने जो है नेट डाली, ठीक है, उसमें फिश आई, काफी फिश ऐसी आ गई जो जरूरत की ही नहीं है, अब उन्हें आप वापस डालोगे लेकिन तब तक वो दे मस्ट बी डेड बाय दैट टाइम, सो दैट इज हाई बाई कैच। For 1 kg of shrimp harvested in the Arabian Sea, over 10 kg of juvenile and non-target fish species are discarded। तो 1 किलो फिश में 10 किलो तो ऐसी अगर आपको 1 किलो चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो आपने फिशिंग की, ठीक है, सपोज करो आपने 12 किलो किया, उसमें से बस 1 किलो ही अच्छा निकला, बाकी सब तो आपको वापस डालना है, एंड दे मस्ट बी द फिशेस मस्ट बी डेड बाय दैट टाइम। सो दिस इज द एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट। बाय फिश में क्या क्या हो जाता है, बाय कैच में क्या क्या हो जाता है, जैसे कि स्मॉल फिश, इनवर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा, जो कि मरीन फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके खाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन एनवायरमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट थी ना। फिर इनडिस्क्रिमिनेट ट्रॉलिंग डिप्लीट्स बायोडाइवर्सिटी। इनडिस्क्रिमिनेट ट्रॉलिंग मतलब यही ज्यादा से ज्यादा जो आप फिश कैच करते हैं एक्सेट्रा, ओशियन इकोसिस्टम। And then use of small mesh nets allows juvenile fish to be caught, preventing stock regeneration and damaging commercial species like sardines and mackerel। फिर इसमें स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, जैसे कि नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है कि नेट का साइज क्या होना चाहिए ताकि स्मॉल फिशेस ना आ पाए। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने अलग अलग मरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट फॉलो करते हैं।
फिशर्स जो है वो जूरिसडिक्शनल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय क्रॉसिंग स्टेट बॉर्डर्स टू फिश इन लेस रेगुलेटेड वाटर्स। फिर नेशनल लेवल गाइडलाइंस नहीं है, इनएडिकेट एनफोर्समेंट है। अब इसके लिए कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां से हम सीख सकते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड में एक कोटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां पर स्टॉक को स्टेबलाइज किया जाता है, कोटा ट्रेडिंग फॉर कमर्शियल एंड ट्रेडिशनल यूजेस। फिर कनाडा में और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस है। कैलिफोर्निया में वो क्या करते हैं, फिश स्टॉक्स को रीबिल्ड करते हैं। फर्दर हमें क्या करना है, साइज लिमिट को हार्मोनाइज करना है, सीजनल बैन्स आप लगाओ, ओके, गेयर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, एमएफआरए रेगुलेशन स्ट्रेंथन कीजिए, बेटर सर्विलांस, फिशर कोऑपरेटिव्स। अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि फिशिंग कम्युनिटी की लाइवलीहुड बढ़े तो उसके लिए फिशर कोऑपरेटिव्स। एनकरेज अर्बन कंज्यूमर्स टू शिफ्ट टू लोकल एंड सीजनल सी फूड। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त फिश ही खा रहे हैं, कोई और सी फूड, लोकल सीजनल सी फूड भी आप खा सकते हैं। ट्रॉलर इंसेंटिव्स टू रिड्यूस बाय कैच एक्सेट्रा, और फिशरी मैनेजमेंट फंड्स को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करिए। तो इंडिया की कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और गुड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि केरला बैनिंग फिशिंग ऑफ जुवेनाइल थ्रेडफिन ब्रीम, इंक्रीज कैच बाय 41% विद इन अ सिंगल सीजन, शोइंग सक्सेस ऑफ सच प्रैक्टिसेस। फिर अभी हमने क्या किया, साइंस बेस्ड कैच लिमिट्स, ये हमारा एक फेलियर है विच इज द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो ये अगर हम कर लेते तो हम जो फिशिंग को लॉस हो रहा है, एनवायरमेंट को लॉस हो रहा है, वो भी रोक सकते हैं और फिशरमैन का भी लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं। इंडिया विद ओवर 8,000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड 3,000 प्लस फिशिंग विलेजेस हैज इनॉर्मस मरीन वेल्थ एट रिस्क ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इमीडिएट एक्शन चाहिए, हाई वॉल्यूम एक्सप्लॉइटेशन से सस्टेनेबिलिटी पे शिफ्ट करने का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कम्युनिटी लेड स्टीवर्डशिप का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, डेवलपमेंट विदाउट द सेवेजिंग ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अर्बन बायोडाइवर्सिटी हमको इंश्योर करनी है। आ, उसको आप डेवलपमेंट ऐसे मत कीजिए कि जो अर्बन बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी हैम्पर हो जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो इट इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटल टू ह्यूमन वेलबींग, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है देखिए, वो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ओके, इट इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। नेचर आपको काफी नेचुरल रिसोर्सेज देता है, तभी आप इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएंगे। करंट थ्रेट क्या है कि 25% स्पीशीज जो ग्लोबली हैं एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। जैसे कि आप काफी आपने देखा होगा कुछ स्पीशीज, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, अगर आप नेचर को ऐसे ही हार्म पहुंचाते रहेंगे तो काफी स्पीशीज, चीता एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में, अभी हम उसको अफ्रीका से लेकर आए हैं, साउथ अफ्रीका से, ओके। तो आप ऐसे ही करते रहेंगे, नेचर को हार्म पहुंचाते रहेंगे, तो काफी स्पीशीज जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, फिर मांगते रहना दूसरे देशों से। नाउ थीम, हार्मनी विद नेचर। ये जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसकी थीम है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंक टू इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अभी यही इंटरनेशनल डे है, ठीक है। फिर कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बाय सीबीडी 23 टारगेट सेट करता है ये, ताकि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकें। जहां पर ये बात कर रहे हैं कि 30% कंजर्वेशन हमें करना है टेरिस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम का 2030 तक। इस तरह के गोल्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली, कि अगर एनवायरनमेंट के साथ ऐसा ऐसा करेंगे तो हम अपना ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का गोल ऑफ 30% कंजर्वेशन ऑफ टेरिस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। अब अर्बन बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो देखो, हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अर्बन ट्रीज से क्या होता है, लोकल टेम्परेचर्स कम होते हैं। जो आप लोग इतना एसी चलाते हो फिर एसी का बिल आता है, फिर घबराहट होती है। अगर पेड़ होंगे तो ऑलरेडी लोकल टेम्परेचर्स कम होंगे, इतने ज्यादा एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉल्यूशन, ठीक है, मास्क खरीदते हैं, कहीं घर में वो लगाते हैं एयर प्योरीफायर, ओके, कुछ कुछ चीजें हमको करनी पड़ती हैं। पेड़ लगाओगे तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा, आपका एक्सपेंस नहीं होगा। वाटर रन ऑफ, ओके, पानी की इतनी दिक्कत होती है अभी स्पेशली समर्स में, तो अगर पेड़ लगे होंगे तो वाटर कंजर्वेशन भी होगा, ठीक है, वाटर रन ऑफ को ये रोकेगा। अर्बन फ्लड्स भी नहीं होंगे, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, माइक्रो क्लाइमेट, एक पर्टिकुलर एरिया में जो क्लाइमेट है उसको इंप्रूव करेगा। मेंटल वेलबींग एंड कम्युनिटी हेल्थ को भी ये प्रमोट करता है। फिर लिवेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एंड ब्लू स्पेसेस। आप लोग क्यों जाना चाहते हो, जैसे कि आपको बीच वाली जगह पसंद है, ठीक है, कहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने जाएंगे, कहीं ऋषिकेश जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि ऑल लाइवेबल रेजिलियंट लगती है वो जगह। एसडीजी 11 के साथ अलाइन करता है, ठीक है। फिर यूएन हैबिटेट का 3:30:300 प्रिस्क्रिप्शन क्या है ये, हर घर, स्कूल या वर्क प्लेस में 3 पेड़ होनी चाहिए, ठीक है, 30% ट्री कवर होना चाहिए, पब्लिक ग्रीन स्पेस विद इन 300 मीटर्स होनी ही चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो बता रहे हैं कि एवरेज फॉरेस्ट कवर इंडिया के अर्बन एरियाज में सिर्फ 0.26% ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया।
चेन्नई और हैदराबाद में 2.6 से 1.6 किलोमीटर लॉस किया है। मुंबई में 25, न्यू दिल्ली में 8% और बेंगलुरु में 6%। इतना फॉरेस्ट कवर इनमें डिक्लाइन हो गया, ये तो बढ़ना चाहिए, कम कर रहे हैं हम, बताइए। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो यही है, अर्बन एक्सपेंशन, ठीक है, मॉल्स बन रहे हैं, होटेल्स बन रहे हैं, जैसे कि मद्रास रेस क्लब लैंड एट गिंडी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बफर जोन फॉर गिंडी नेशनल पार्क, हाईलाइटिंग रेयर रिस्टोरेशन एफर्ट्स। तो इस तरह के एफर्ट्स हमको चाहिए। प्राइवेट ग्रीन कवर भी कम हो रहा है क्योंकि मल्टी स्टोरीड हाउसेस बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा गार्डन वार्डन तो होते नहीं है। फिर लीगल प्रोटेक्शंस भी इतने कम है। ट्रीज कट विदाउट परमिशन, वाटर बॉडीज कन्वर्टेड फॉर रियल एस्टेट, कॉन्फ्लिक्टिंग लैंड यूज प्रायोरिटीज, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बायोडाइवर्सिटी से ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। देन वी हैव अर्बन बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि इट इज डेवलप बाय लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स काउंसिल। इससे क्या होगा, ये नेटिव बायोडाइवर्सिटी ट्रैक करेगा, इकोसिस्टम सर्विसेज, गवर्नेंस, क्वालिटी। ये अभी पायलट भी किया गया है, जैसे कि कोच्चि, कोयम्बटूर, गांधीनगर, नागपुर एक्सेट्रा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। देन देयर कैन बी सर्टेन वे फॉरवर्ड, जैसे कि आप मास्टर प्लान्स बनाइए, ओके। 30 by 30 ग्लोबल टारगेट, वही प्रिजर्व करना है हमको। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चेन्नई का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर अर्बन वेटलैंड्स को रिस्टोर कर रहे हैं, रेजुविनेट कर रहे हैं वाटर बॉडीज को। लीगल फ्रेमवर्क्स को आप स्ट्रेंथन कीजिए, ठीक है, ग्रीन कवर नॉर्म्स, परमिट्स बिफोर ट्री फेलिंग एक्सेट्रा। सबसे बड़ी बात है कि लोकल लोगों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक वी एज पीपल हम ज्यादा अवेयर नहीं होंगे, हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। ओके, तो आज ही सभी लोग अपने घर में एक एक पेड़ लगाएंगे। लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना है। देन सिटी बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान आप बनाइए कि किसी सिटी में कैसे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे। अल्टीमेटली सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में बायोडाइवर्सिटी एक कोर एजेंडा होना चाहिए। सिटीज को ग्रीन, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव होना पड़ेगा, साइंटिफिक प्लानिंग से, कम्युनिटी ड्रिवन ग्रीन एक्शन से और इकोसिस्टम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से। So that was all about today's editorial analysis. I hope you found this breakdown helpful. If it is so, do like, share, and subscribe. Thank you for watching this video.